हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। इससे पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। और इस आज की वीडियो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर और कोशिकांग कैसे होते हैं। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन 10th और 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यूकैरियोटिक कोशिका का आकार। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 0.2 से 10 माइक्रोन होता है। माइक्रोन इसकी यूनिट होती है और इसका जो साइज है वो 0.2 से 10 माइक्रोन तक होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और प्रोकैरियोटिक का अलग होता है, यूकैरियोटिक का अलग होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है केंद्रक का अंतर और जो कोशिकांग होते हैं उसका अंतर। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, केंद्रक सुस्पष्ट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है और जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो प्रॉपर झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ये जो झिल्ली पाई जाती है इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पाई जाती है ये मतलब क्या होता है, ये हमारी जो झिल्ली है ये प्रॉपर पाई जाती है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में ये पाई जाती है और ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में ये झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रॉपर झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। और जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है। तो वो केंद्रक जैसे सेल है हमारी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक इस तरह से क्रोमैटिन्स बिखरे हुए रहते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स किसको कहा जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। एक कोष के जीव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ये हमारे एक कोष के जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और क्या होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, डीएनए कोष का द्रव्य स्वतंत्र तैरता रहता है। जैसे ये कोष का है, ये कोष का द्रव्य है, इसमें डीएनए स्वतंत्र रूप से ऐसे तैरता रहता है, फैला हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रजनन, श्वसन, पाचन, अन्य जैविक कार्य होते हैं। मतलब अन्य जो कोशिका में जो कार्य होते हैं, जैविक कार्य, वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी होते हैं। प्रजनन भी होता है, रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन, और श्वसन, रेस्पायरेशन, और पाचन, डाइजेशन, सब कुछ हो, सारे कार्य इसके अंदर होते हैं अन्य सेल्स की तरह। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियाज की तरह होते हैं। उसकी जो सेल जो सिम्टम्स शो करती है वो बैक्टीरिया की तरह शो करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, इसकी जो संरचना है वो अन्य कोशिकाओं के समान ही होती है। जो अन्य कोशिकाएं होती है, अन्य सामान्य कोशिकाएं, उसी के जैसी इसकी संरचना होती है। और सभी वो जैविक क्रियाएं जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में होती हैं, एनिमल और प्लांट सेल के अंदर होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होती हैं। और इसका जो कोशिकांग है, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हमारा कोशिकांग आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, ये क्या होता है कि जैसे कोशिका है ये हमारी, इसके जो बाहर सबसे बाहर एक जो लेयर पाई जाती है ये कैप्सूल की पाई जाती है, ये वाली, ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल एक बाहरी आवरण है जो क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारी कोशिका है इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ये कोशिका है, इसको ये सुरक्षा प्रदान करता है कैप्सूल। और क्या कार्य करता है, नमी को बनाए रखता है ना, और पोषक तत्वों को सतह से चुपके रहने में सहायता करता है। कैप्सूल क्या करता है, एक बहुत मोटा सा आवरण होता है जो इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है,
उधर सेफ्टी बनाए रखता है सेल्स की, और सेल के अंदर नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, ये कोश का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर पाई जाती है सेल वॉल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कैप्सूल हो गया, इसके अंदर ये सेल वॉल पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये कैप्सूल, ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होती है वो भी एक बाहरी आवरण होता है। वो क्या करता है, उसको आकार और आकृति प्रदान करता है, साइज एंड शेप देता है, साइज एंड शेप देता है। मतलब सेल वॉल की वजह से जो कोशिका होती है उसको एक शेप मिलती है, और क्या करती है ये उसको कोशिका को ये भी सुरक्षा देता है, कोशिका का नुकसान होने से बचाता है। अगला हमारा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका में झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। तो ये हमारा कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाहर एक पतली सी लेयर पाई जाती है ये वाली, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर होता है कैप्सूल, फिर आता है सेल वॉल, और उसके अंदर आती पतली सी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या कार्य करती है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ, मतलब कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं, कोशिका के बाहर भी होते हैं, उन पदार्थों के प्रवाह के नियमन का कार्य करती है, नियमन में भूमिका निभाती है। क्या होता है, कुछ पदार्थ अंदर बाहर हो रहे होते हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा कार्य होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है। ये लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है, जेली जैसा चिपचिपा होता है, जेली जैसा चिपचिपा एक पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, पानी और लवण पाया जाता है, पानी लवण एंड प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं कुछ। और इस जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके जो कोश के घटक कौन कौन से होते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं और लवण होते हैं। एंजाइम का क्या कार्य होता है, एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी क्रिया की प्रोसेस को ये घटा और बढ़ा सकते हैं, किसी क्रिया की प्रोसेस को घटा बढ़ा सकते हैं। एंजाइम से क्या होता है, हम किसी भी जो भी प्रोसेस, अगर आपकी बॉडी में एक मतलब कोई प्रोसेस चल रही है, सर्कुलेशन हो रहा है या डाइजेशन होना है, और डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको ही घटा बढ़ा सकते हैं एंजाइम, जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पिली। पिली क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है पिली। ये क्या होता है, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, बाल जैसी ये सेल है, सेल के बाहर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, ये इनको हम कहते हैं पिली। और ये क्या करते हैं, कोशिका की सतह से चिपके रहते हैं, जो कोशिका की सतह है इस पर चिपके रहते हैं, और एक कोशिका और सतह से जुड़े रहने में मदद करते हैं, सतह से जुड़े रहे। ये एकल संरचना होती है, सिंगल एक ही पिली होते हैं, ऐसे होते हैं, ये गट्टे गुच्छा जैसा नहीं होता, सिंगल पिली होते हैं। संरचना को हम पिल्स कहते हैं, और इसका ये एक संक्षिप्त रूप है, इससे भी एक छोटा रूप होता है, इसको हम फिब्रिया कहते हैं। ये जो पिली है इनका एक छोटा रूप होता है, इस तरह के पिली पाए जाते हैं, इनको हम फिब्रिया कहते हैं, फिब्रिया कहते हैं। और इन संरचना को उपांग भी कहते हैं, पिली को ना उपांग भी बोलते हैं, उपांग, ये पिली उपांग होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, इसे एक कोशिका है, इस पर ही पिली पाए जाते हैं, फिर एक दूसरी कोशिका है, इसमें भी पिली पाए जाते हैं। तो ये पिली क्या होते हैं, कोशिकाएं आपस में एक दूसरे चिपक जाती हैं। सबसे पहले इनकी जो पिली है वो आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में ये पिली चिपक जाते हैं, जैसे क्या होता है कोशिका के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। अगला पॉइंट है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं, मूविंग में हेल्प करते हैं, कोशिका को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये लंबी चाबुक जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इस तरह की लंबी संरचनाएं होती हैं। ऐसे ही तो छोटे छोटे जो होती हैं, जो पिली होती हैं, इस तरह की लंबी जो संरचनाएं होती हैं, एक या दो ही पाए जाते हैं, ये मूव करने में हेल्प करते हैं और ये गति में मदद करते हैं। फ्लैजिला का कार्य होता है मूविंग में हेल्प करना। प्लाज्मिड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है, प्लाज्मिड इसमें क्या केंद्र का रोल निभाता है, केंद्र का रोल प्ले करता है। तो कि प्लाज्मिड एक कोश की कोशिका में आनुवांशिक सामग्री, मतलब जेनेटिक मटेरियल
होता है। मतलब प्लाज्मिड क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का रोल केंद्रक प्ले करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, तो उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हेल्प करता है कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई जो आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो केंद्रक के द्वारा होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से होंगे, प्लाज्मिड के थ्रू होते हैं। प्लाज्मिड जब ट्रांसफर होता है तब वो आनुवांशिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। इनकी जो शेप है गोलाकार होती है और दोहरे डबल स्टैंडर्ड वाले डीएनए संरचनाएं होती हैं। मतलब ये डीएनए किस तरह के गोल होते हैं और डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और ये गोल होते हैं और ये डीएनए होते हैं। इस तरह डीएनए स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, मटेरियल भरा होता है। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। ये दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में ही पाया जाता है, दोनों सेल्स में पाया जाता है राइबोसोम। इनका कार्य क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये होती है कैप्सूल, ये सेल वॉल, इसके अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली, इस पे जुड़े होते हैं ये राइबोसोम, इस पे जुड़े हुए रहते हैं। ये 70S राइबोसोम होते हैं, 80S यूकैरियोटिक में थे, इसमें 70S होते हैं। इनकी जो सब यूनिट होती है वो 3S होती है, 30S और 50S होती है। राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, ये होती है 50 और ये 30S, 2 सब यूनिट पाई जाती है। इसे ये अणु मैसेंजर आरएनए के बने होते हैं और ये प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं राइबोसोम। और अगला हमारा जो पॉइंट है न्यूक्लियर क्षेत्र। न्यूक्लियर क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि हमारी कोशिका है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्रोमोटिन्स बिखरे हुए होते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं न्यूक्लियर क्षेत्र होता है ये, जिसमें क्या होता है, जो होता है ना डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियर क्षेत्र होता है जिसमें डीएनए अणु और आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस जो क्षेत्र होता है इसके अंदर क्या होता है, डीएनए अणु और आनुवांशिक पदार्थ होता है, उस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियर क्षेत्र। ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है, ये जो आपको कैप्सूल, ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये होता है हमारा कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल है जिसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये हमारे पिली हैं, जो ये पिली, इस तरह के पिली पाए जाते हैं, ये पिली होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये प्लाज्मिड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड के अंदर। और क्या होता है, इसमें जो लिक्विड भरा होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो पीली सी जो लेयर है, ये आपकी सेल वॉल है। और इसके अंदर एक और लेयर है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, यहाँ राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम बहुत सारे होते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, ये राइबोसोम होते हैं इसमें, राइबोसोम। और ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इस तरह की 2 पाए जाते हैं जो हमारे मूविंग में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर क्षेत्र। ये वाला जो एरिया है इसको न्यूक्लियर क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।